गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो थोड़ा-सा समय का आजकल शॉर्टेज चल रहा है, इस वजह से मैं लगातार क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, क्षमा प्रार्थ हूँ दोस्तों। तो आज से अब कोशिश करूँगा लगातार क्लास देने की। तो हमारे द्वारा एक उत्तराखंड हिंदी के लिए विशेष एपिसोड या सीरीज़ शुरू किया गया था। ये आज एपिसोड नंबर 4 है। इससे पहले 3 एपिसोड कराए गए हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा जो भी यूके ट्रिपल एस यानी ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी यहाँ तक कि आप यूके पीएससी में बड़े एग्ज़ाम में जब बैठते हैं पीसीएस या लोअर पीसीएस, तो वहाँ पे सिंपल में भी सवाल पूछे जाते हैं परिभाषा से संबंधित कि वर्णमाला स्वर किसे कहते हैं करके। तो आइए आज इस वीडियो में हम वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को व्याकरण से रूबरू कराते हैं। आखिर व्याकरण किसे कहते हैं? आप व्याकरण से क्या समझते हैं? इसी पर चर्चा करेंगे, फिर हम वर्णमाला में जाएँगे। कंप्लीट यह कोर्स करवाऊँगा मैं। सबसे पहले जो व्याकरण शब्द है, ये 3 शब्द की सहायता से या 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वि, धन, आ, धन, करण। तो जब आप इसको मिलाएँगे तो व्याकरण बन जाता है, जिसका अर्थ होता है भली-भाँति समझना। किसको समझना? यानी भाषा की ऐसी नियमावली जिसके आधार पर उस भाषा के मानक रूप को सीखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है या लिखा जा सकता है, उसको कहते हैं हम व्याकरण। तो महत्वपूर्ण है, कभी-कभी इस तरह के सवाल सीधे यूके ट्रिपल एससी फेंक देता है आपके सामने पेपर में। अब बात करें व्याकरण के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है व्याकरण का, तो व्याकरण शास्त्र के इतिहास में आचार्य पाणिनि को व्याकरण का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी गई है अष्टाध्यायी, जो एक व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर विद्वानों ने या जिसके आधार पर पाणिनि को व्याकरण का जनक माना जाता है। तो आपसे सीधे-सीधे सवाल पूछा जाएगा कि व्याकरण का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे आचार्य पाणिनि जी को, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। बात करें आधुनिक समय में एक भाषा विज्ञान हुए हैं, जिनका नाम आचार्य ब्लूमफील्ड। ये पाणिनि को नहीं मानते हैं, ये कहते हैं अपिशील और कात्यायन को व्याकरण का वास्तविक जनक मानते हैं। तो कई बार ऐसे सवाल बनते हैं, किसके अनुसार व्याकरण का वास्तविक जनक अपिशील और कात्यायन जी थे? तो आचार्य ब्लूमफील्ड के अनुसार। ठीक है। बात करें इसके बाद इन सभी व्याकरण विद्वानों के अनुसार व्याकरण को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 चरणों में या फिर आचार्य ब्लूमफील्ड, अपिशील और कात्यायन के अनुसार हम व्याकरण को 3 भागों में 3 चरणों में विभाजित करके पढ़ते हैं। अब आखिर ये 3 चरण कौन-कौन से हैं, इस पे चर्चा करते हैं। जब हम 3 चरण पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य पे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं या फिर वर्ण विचार क्या होता है? किसी भाषा की मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं उसको लिखूँगा तो वह कहलाता है वर्ण, और जब मैं 2 वर्णों को एक साथ मिलाऊँगा तो मैं बनाऊँगा वर्णमाला। ठीक? तथा वर्ण मानक रूप से किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे मानी जाती है? आप कहेंगे वर्ण। महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 3। यह सवाल भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3। अब वर्ण विचार के 3 रूप कौन से हैं? वर्णमाला, संधि विच्छेद और वर्तनी। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वर्णमाला, संधि विच्छेद और वर्तनी। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो
दो या दो से अधिक वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। सिंपल वे में आप लोग बचपन में अ, जब मम्मी कहीं खेतों में चली जाती होगी या चले जाते होंगे काम के लिए, तो कभी कभी मम्मी ना आप लोगों को उलझाने के लिए घर में कोई पुराना माला होता था, माले का गुच्छा, तो उसको बिखरा करके एक ताके में पिरोने के लिए कहते होंगे। तो जब आप सारे जो माले के दाना होता है ना, वो दाना, उस दाने को जब आप एक ताके में पिरोते हैं तो एक गुच्छा बन जाता है, यानी माला बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, आप देखते होंगे अ यहाँ, आ यहाँ, उ, क, ख, इस तरीके से जब आप इन वर्णों को व्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित तरीके से लगा लेते हैं तो वह बन जाता है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो आप कहेंगे 52 वर्ण महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम स्वर और व्यंजनों के रूप में पढ़ते हैं। यानी वर्णमाला में हम किन किन को पढ़ेंगे? एक स्वर को पढ़ेंगे और एक व्यंजन को। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में हम पहले स्वर को देखेंगे, फिर हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। बात की जाए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्णों का प्रयोग तो किया जाता है। जब हम मानक वर्णमाला की बात करते हैं तो 49 वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी मानक वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या 49, ओवरऑल बात करें तो आप कहेंगे 52। ठीक। अब चर्चा करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम स्वर। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं या स्वर से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्वर स्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र या हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ दोस्तों जिनका उच्चारण अबाध रूप से किया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से, कोई बंधन नहीं के रूप में किया जाता है, उसे हम स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक। या फिर एक दूसरी भाषा में हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें किसी व्यंजन के अंत में लिखा जाता है, यानी जिन्हें हम किसी व्यंजन के कहाँ लिखते हैं? अंत में लिखते हैं, स्वर ध्वनियाँ उसे कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। अगर आप री को भी जोड़ेंगे तब 11 और अंक ह को जोड़ेंगे तो 13। प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, बताइए स्वर ध्वनियों की टोटल संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 11। ठीक है, तो आपको स्वर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, स्वर जो 11 है, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अंक अह को नहीं लेंगे आप। ठीक है, वो अयोगवाह होते हैं, मतलब बात पे चर्चा करेंगे। ठीक, वो स्वर और व्यंजनों का मेल जोल है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास 11 स्वर है, इन 11 स्वरों को भी हम बांट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें भी कई क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, कोई संयुक्त होते हैं, कोई मूल होते हैं। यहाँ से सवाल बहुत आता है, बहुत। तो आप जैसा मैंने बनाया है ना, वैसे ही आप भी बनाएंगे कॉपी में। ठीक। तो स्वरों का वर्गीकरण ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से आप नोट्स बनाएंगे। पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आप नोट्स बनाइए। आप लोग क्या करते हो ना, वीडियो को तो साथ में देखते ही हो और साथ में आप नोट्स भी बनाते हो। इससे समय की क्या हो जाती है? बर्बादी हो जाती है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरा सुनिए। ठीक है, फिर उसके बाद नोट्स को बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर हम स्वर के प्रकार देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? दो। बेसिकली कहीं पे तीन भी लिखा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लेकिन प्रॉपर आपको याद रखना है, उच्चारण के आधार पर आपको दो ही याद रखने हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। आप चाहें तो एक एडिशनल मैंने बता दिया, प्लुप्त स्वर। चर्चा करेंगे प्लुप्त स्वर के बारे में भी। इसके बाद हम रचना या बनावट के आधार पे स्वर कितने प्रकार के पढ़ेंगे? तीन। यहाँ पे मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो बताइए, रचना या बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार? तो आप कहेंगे तीन। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अन्य प्रकार भी होते हैं स्वरों के, जैसे समृद्ध स्वर,
अर्ध समृत, विवृत, अर्धविवृत, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, जीभ के आधार पर अग्र, मध्य, पश्य, ओष्ठा के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि उच्चारण के आधार पर हमने बताया स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। भूलेंगे नहीं, अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर हम पढ़ेंगे और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हम करेंगे। ठीक है, फिर हम कल रचना या बनावट के आधार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा की ऐसी स्वर ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करते समय, यानी जिनको हम बोलते हैं, या जिन वर्णों को हम बोलते हैं, जिन स्वरों को हम बोलते हैं, उनको बोलते समय हम बहुत कम समय क्या करते हैं, खर्च करते हैं, या उच्चारित करते समय अल्प मात्रा में श्वास यानी वायु कम खर्च की जाती है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 4। तो कौन कौन? अ, इ, उ और री महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। पूछा जाता है इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे री को जरूर याद रखिएगा, अ, इ, उ, री। ठीक है, यहाँ पे अ हो गया, छोटी ई, छोटा उ और री। नोट करेंगे, री हिंदी भाषा का एकमात्र ऐसा स्वर जिसका निर्माण र प्लस ई के मिलने से हुआ है। कई बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि जो री है ये किन वर्णों से मिलने से बना है। तो र प्लस ई, छोटी यहाँ, इसलिए री को व्यंजनवत स्वर की संज्ञा दी जाती है। यानी री को किस स्वर की संज्ञा भी दी जाती है? व्यंजनवत स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। ओके दोस्तों, अब हम दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे स्वर दोस्तों जिसको उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से भी कम समय लगता हो, यानी ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता हो। क्योंकि ह्रस्व स्वर में हमने क्या किया था, ह्रस्व स्वर को उच्चारित करते समय कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में अधिक समय लगता है। तो सीधे सीधे परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे स्वर जिनको उच्चारित यानी बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा का समय लगता हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 7 मानी जाती है। आसान है, 4 यहाँ है तो बाकी टोटल 11 है। 11 में से बचे कितने? 7 ही तो बचे, वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ओके दोस्तों, तो आज आपको यह जो वीडियो है इसे अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है और नोट्स बना देना है। और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।